बच्चों नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि अगर अपने को इस डायग्राम के अंदर ओमेगा ढूंढना है विद रेस्पेक्ट टू ए एंड विद रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या होगा उस मूविंग पार्टिकल का। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन यहां पर थी और पार्टिकल यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए यहां पहुंच गया, तो मैं इसको लिख देता हूं इनिशियल पोजीशन और यहां पर होगी इसकी फाइनल पोजीशन। तो पार्टिकल ने जो रेडियस वेक्टर के थ्रू जो एंगल कवर करा वो ए और बी के रेस्पेक्ट में अलग अलग होगा। बच्चों पहले सर ने ऑब्जर्वर फिक्स रखे थे और दो पार्टिकल्स मोशन में थे, यहां पर ऑब्जर्वर्स चेंज हो गए पर पार्टिकल सेम है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर मैं ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में बात करूं तो बी के रेस्पेक्ट में पार्टिकल इनिशियली भी यहां पर था, फाइनली यहां पर था। उसने जो एंगल कवर करा उसको मैं नाम दे देता हूं थीटा बी, बिकॉज वो बी के रेस्पेक्ट में हुआ है। सिमिलरली अगर ए ही इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करा होता सेम पार्टिकल को, तो उस केस के अंदर थीटा जो होता वो इनिशियल से फाइनल के बीच में यहां पर कवर होता थीटा ए। बच्चों ये ए के रेस्पेक्ट में कवर हुआ, इसका मतलब सेम पार्टिकल के लिए जो थीटा कवर हुआ फॉर डिफरेंट पर्सन वो कैसे है, अलग अलग। बच्चों आप ये नहीं कह सकते कि थीटा ए और थीटा भी बराबर है। बच्चों वो तो भी अपन चेक करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्या ये रेडियस और ये भी रेडियस आर, तो अगर ये आर और ये आर है तो इनके बीच का थीटा भी बन गया। पर यहां पर ये कितना है 2r, पर दिस इज नॉट 2r, दिस इज नॉट 2r। तो बच्चों ये पूरा कितना हो गया 2r। अब यहां पर ये जो आर्क कवर हुआ कितना है डेल्टा एस। बच्चों पार्टिकल एक ही था, जो भी इसको टाइम लगा कितना लगा t। अब अपन इसके एक एक करके बात करें डिस्कशंस की। मान लेते हैं ओमेगा लिखते हैं। बच्चों ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू बी, तो विद रेस्पेक्ट टू बी उसने कितना एंगल कवर करा अपॉन वो टाइम लिखना है। तो बच्चों विद रेस्पेक्ट टू बी कितना एंगल कवर हुआ थीटा बी, दैट इज थीटा बी अपॉन टी। एंड विद रेस्पेक्ट टू ए कितना कवर हुआ, तो यू कैन से डेल्टा थीटा बाय टी व्हिच इज इक्वल टू थीटा ए एंड टाइम इज स्टिल सेम दैट इज टी। अब बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कि चलो मैंने दोनों के ओमेगा लिखना सीख लिया। यहां से अगर मैंने ओमेगा लिखना सीख लिया और मैं पूछता हूं कि बच्चों बताओ कि थीटा ए और थीटा बी में से बड़ा कौन है, तो अपन उसको चेक कर सकते हैं यहां पर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। क्या ये थीटा बी एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का? बिल्कुल। और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसका मतलब ये थीटा ए मान लेते कोई अल्फा होता, तो आई कैन से थीटा बी इज इक्वल टू थीटा ए प्लस अल्फा। तो यू कैन इजीली से थीटा बी इज मोर देन थीटा ए। थीटा बी थीटा ए से बड़ा है, थीटा बी थीटा ए से बड़ा है, इसका मतलब ओमेगा बी इज मोर देन ओमेगा ए। तो बच्चों यहां से क्या सीखने को मिला, अगर पार्टिकल सेम है, दो डिफरेंट ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो नियर बाय है उसके लिए ओमेगा बड़ा होगा और जो दूर है उसके लिए ओमेगा छोटा होगा। मतलब बिल्कुल वैसा ही डिस्कशन सर जैसा क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा था। बिल्कुल सर। तो स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी के डिस्कशन के बाद अब लास्ट हमारे पास क्वांटिटी है जो है एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बाद सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो होता है वो कहलाता है सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स। एग्जैक्टली। तो बच्चों जैसे कि एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ते थे तो उसकी डेफिनेशन क्या होती थी आपको अच्छे से पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम नोन एज एक्सेलरेशन। तो बच्चों सोचिए कि वहां वेलोसिटी थी तो यहां क्या जुड़ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो अपने आप डिफाइन कीजिए कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इट इज डिनोटेड बाय अल्फा और इसके ऊपर वेक्टर, क्योंकि ये भी एक एक्सियल वेक्टर कहलाता है। अब बात आती है डेफिनेशन की, देन इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बच्चों जब हम लोग डिस्कशन करते हैं अल्फा के बारे में तो यहां पर हमें मेनली दो चीजें सामने आती हैं, एक एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस। बट अगर हम लोग बात करें एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की तो बच्चों एवरेज हमेशा एक ही तरह से डिफाइन होता है, जैसा हम बार बार आपको बोलते आ रहे हैं, एवरेज इज इक्वल टू टोटल वैल्यू या टोटल अपॉन टोटल। बिल्कुल। तो बच्चों यहां पर अगर हमसे पूछा जाए एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा तो हम आंसर क्या देंगे, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, बिल्कुल। बच्चों टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा ओमेगा और टोटल टाइम को डेल्टा टी से। अब जैसा आप जानते हैं कि अगर डेल्टा ओमेगा को एक्सपैंड करके लिखा जाए तो ये क्या लिखते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि चेंज इज डिफाइंड एज फाइनल माइनस इनिशियल। एंड सिमिलरली डेल्टा टी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि यहां पर कई बार बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर ये ओमेगा आपने लिखा है तो ओमेगा के ऊपर वेक्टर क्यों लिखा है, क्योंकि आपने बताया था कि अगर ओमेगा
एवरेज वाला है तो वो कैसा होता है स्केलर, और इंस्टेंटेनियस वाला है तो वो कैसा होता है वेक्टर। तो बच्चों ये ओमेगा फाइनल और ओमेगा इनिशियल जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है एट इनिशियल टाइम एंड एट फाइनल टाइम। तो जो इंस्टेंटेनियस है वो कैसा होता है वेक्टर। तो डेफिनेटली बच्चों ये किसी इंस्टेंट की इनिशियल और फाइनल वैल्यूज है, दैट्स व्हाई ये वेक्टर क्वांटिटीज है, और ये वेक्टर है तो अल्फा भी यहां पर कैसा होगा वेक्टर क्वांटिटी। अब बच्चों बात आती है कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो बच्चों यहां पर जो डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं, याद कीजिए ऐसा ही डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। बच्चों क्या सोच के देखिए कि वेलोसिटी अपने आप चेंज हो जाती है क्या? नहीं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने सीखा है कि कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज करने के लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसका मतलब यह हुआ, जैसा हमने वहां पढ़ा था कि सबसे पहले अगर आप वेलोसिटी चेंज करना चाहते हैं तो वेलोसिटी चेंज करने के लिए आपको वहां पर अप्लाई करना होता है नेट फोर्स। बिल्कुल। और जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में चेंज होती है वेलोसिटी, और जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की। ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं। तो बच्चों इस बार हमें चेंज करनी है एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों याद कीजिए कि अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज करनी है तो जैसे वेलोसिटी को चेंज करने के लिए नेट फोर्स चाहिए था, ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने के लिए चाहिए नेट टॉर्क। हालांकि बच्चों टॉर्क अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर्स में, बट फिलहाल हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन तो कर ही सकते हैं, सब जानते हैं टॉर्क के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले बॉडी पर लगेगा नेट टॉर्क, और जिस डायरेक्शन में नेट टॉर्क होगा उसी डायरेक्शन में चेंज होगी एंगुलर वेलोसिटी, और जो डायरेक्शन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन एंगुलर एक्सेलरेशन की होगी। जो डायरेक्शन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, बच्चों मैं एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूं, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बोल रहा हूं। जो डायरेक्शन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन होगी किसकी? एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो बच्चों यहां पर ध्यान रखें कि एंगुलर एक्सेलरेशन भी एक एक्सियल वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन अलोंग चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के या फिर नेट टॉर्क की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होती है। सर जैसा आपने काइनेमेटिक्स में बताया था जी सर, कि अगर मान लीजिए फोर्स जो है उसके कारण कोई एक्सेलरेशन डेवलप हुआ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड जो 5 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है, या तो हो सकता है इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो। पर उसी प्रकार मान लेते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट 5 यूनिट्स है, 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर अल्फा। तो क्या इसका मतलब यहाँ पर ओमेगा से वही मतलब है कि ये या तो 5 से बढ़ सकता है या 5 से कम हो सकता है? बिल्कुल सर, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा है सर। बच्चों का ये कॉमन डाउट भी होता है। बच्चों अगर हम लोग बात करें कि एक्सेलरेशन का मतलब हमने सीखा था, जैसा सर ने अभी एग्जांपल दिया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हमें 5 दी थी तो हम क्या बोलते थे कि पर सेकंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 से चेंज हो रहा है। तो क्या अल्फा का भी ऐसा ही मीनिंग है? तो यस, अगर मैंने आपको क्वेश्चन में दिया है कि अल्फा की वैल्यू 5 यूनिट्स है तो इसका मतलब है कि पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में 5 से चेंज हो रहा है। अगर अल्फा 10 है तो पर सेकंड 10 से चेंज हो रहा है। तो बच्चों बिल्कुल सेम चीज रिलेट हम लोग कर सकते हैं जैसा हम लोग वहां काइनेमेटिक्स में करते हैं। तो सर फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि हम लोग यहाँ पर ये चीजें भी बता सकते हैं, जैसा बच्चों का एक जनरली डाउट होता है कि वहां पर सर आप लोगों ने सिखाया था कि v और a की डायरेक्शन अगर सेम है तो वो स्पीड अप हो रहा है, हाँ, और अपोजिट है तो स्पीड कम हो जाती है। बिल्कुल। तो क्या यहाँ भी? यस सर, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी है। अगर ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन सेम, इट मींस ओमेगा इज इंक्रीजिंग, मतलब उसके रेवोल्यूशन बहुत जल्दी जल्दी होंगे। अब अगर ओमेगा और अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो अब रेवोल्यूशन स्लो होते जाएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इंस्टेंटेनियस। बच्चों जैसे अपन बात करते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन क्या होता है काइनेमेटिक्स में, उसी प्रकार सर्कुलर मोशन के अंदर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा उसको कहता है अल्फा इंस्टेंटेनियस। और बच्चों ये भी एक क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। बच्चों अपन ने क्या सीखा? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या था? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। बच्चों इंस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो डेल्टा टी है ये जस्ट इसकी वैल्यू जीरो की टेंडेंसी की तरफ होती है, मतलब जीरो की तरफ होनी चाहिए, एग्जैक्ट जीरो भी नहीं पर जीरो से जस्ट हल्की सी बड़ी, मतलब वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो अपन बच्चों इसको कह सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। इसी फॉर्मूले में यूज करा तो क्या बच्चों उस छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में जो ओमेगा का चेंज होगा उसको लिख सकते हैं डी ओमेगा, और जो टाइम होगा उसको क्या लिख सकते हैं dt। तो बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला बन गया अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt, जो काइनेमेटिक्स में तो था a इक्वल टू dv बाय dt। तो बच्चों वहां पर जो v था वो यहां ओमेगा बन गया, वहां पर जो a था वो अल्फा बन गया।
तो सर क्या यहाँ पर इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, क्यों नहीं कर सकते। याद करो बच्चों कि जब अपन dv बाई dt लिखते थे उसको x के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो सिमिलरली अपन सोच सकते हैं d बाई, बच्चों ध्यान दीजिएगा मैं सबसे पहले ओमेगा को लिख रहा हूं, ओमेगा क्या होगा? d थीटा बाई dt। अब बच्चों ये हो गया ओमेगा, तो उसी प्रकार इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? d स्क्वायर थीटा अपॉन dt का स्क्वायर। तो इसका मतलब सर ये वैसे ही हो गया हमारे पास कंडीशन के थीटा को एक बार डिफरेंशिएट करें t से तो ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा को t के रिस्पेक्ट में करें तो अल्फा आ जाएगा। मतलब अब वापस से हमारे पास कैलकुलस आने वाली है। एग्जैक्टली तो बच्चों अब देखिए, नोटिस कीजिए एग्जैक्टली जैसा सर ने आपको बताया कि इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बच्चों। ओमेगा अपॉन टी, ओमेगा क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड, अपॉन टी क्या होगा? सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। और बच्चों डायमेंशन ऑब्वियस बात है, रेडियन डायमेंशनलेस होता है, सेकेंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो t की पावर -2 एंड m0 l0। Similarly, angular acceleration is an axial vector quantity. Its direction is the direction of change in angular velocity. Anti-clock है तो positive, clockwise है तो negative। If alpha 0 मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन 0, बच्चों कंपेयर करना काइनेमेटिक्स से, मतलब एक्सेलरेशन 0 मान लेते हैं, then circular motion is said to be uniform। क्या एक्सेलरेशन 0 होता था तो स्पीड कांस्टेंट होती थी, और वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती थी काइनेमेटिक्स के अंदर। पर बच्चों यहां पर अल्फा 0 है और सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट मत बोलना, यहां पर क्या कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है। बिकॉज सर्कुलर मोशन हो रहा है तो डायरेक्शन तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होगा, बट क्या चेंज नहीं हो रहा है? उसका मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड। इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट जब अल्फा 0 होगा तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर यूनिफॉर्म मोशन। तो सर यहाँ पर जो स्पीड की बात आप कर रहे हैं तो बच्चे एक जनरली डाउट पूछते हैं कि सर यहाँ दो स्पीड्स होती है, तो स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब लीनियर स्पीड कांस्टेंट है। बिल्कुल। बट व्हाट अबाउट एंगुलर वेलोसिटी, क्या उसको हम कांस्टेंट बोले या वहां भी एंगुलर स्पीड हम लोग कांस्टेंट बोले? ओके बच्चों ध्यान दीजिएगा, सर ने बहुत अच्छी बात पूछी है। बच्चों एक बात ध्यान देना कि सपोज कोई पार्टिकल यहां पर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, तो क्या वो हर सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा? इसका मतलब हर सेकंड में जो वो एंगल कवर करेगा वो भी इक्वल होगा। इसका मतलब यहां पर 1 सेकंड में जो एंगल कवर हुआ थीटा, तो नेक्स्ट 1 सेकंड में भी कितना कवर होगा? थीटा। तो क्या हर सेकंड में जो थीटा कवर हो रहा है वो भी सेम है? अगर हर सेकंड में थीटा कवर सेम है, इसका मतलब उसका ओमेगा भी कैसा है? सेम। अब बच्चों ओमेगा सेम है, उसके डायरेक्शन की बात भी कर लेते हैं। तो क्या अगर वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो हर सेकंड में सेम थीटा कवर हो रहा है और डायरेक्शन भी कैसा है? आउटवर्ड। अगर क्लॉकवाइज चल रहा हो तो डायरेक्शन का होता है इनवर्ड। इसका मतलब यहां पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। ओके, नॉट अपन एंगुलर स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, एंगुलर स्पीड तो कांस्टेंट है ही सही, पर साथ साथ डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। इससे अपन क्या बोल रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है और लीनियर स्पीड कांस्टेंट है, बट लीनियर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब सर ये वही हो गया कि अल्फा अगर 0 है तो हम लोग बोल रहे हैं ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा कांस्टेंट इसलिए रहा होगा क्योंकि कोई टॉर्क नहीं रहा होगा। एग्जैक्टली सर, क्योंकि अल्फा तो वही अल्फा 0 हो गया। बिल्कुल सर। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए बच्चों आगे बात करते हैं। इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, इसका मतलब टॉर्क कहीं ना कहीं लगा होगा, नेट टॉर्क होगा। तो बच्चों नेट टॉर्क होगा जिसकी वजह से अल्फा जनरेट हुआ होगा, और अल्फा जनरेट हुआ है मतलब एंगुलर वेलोसिटी वेरी कर रही है, और एंगुलर वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तो इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन कैसा कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। बिल्कुल सर। तो बच्चों नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं इफ ये बात अपन पहले कर चुके हैं, बस उसको रीड आउट कर रहे हैं। इफ डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, बच्चों दोनों कैसे वेक्टर थे? एक्सियल। तो बच्चों अलोंग द एक्सिस दोनों वेक्टर्स को मार्क कर दिया, और डायरेक्शन कैसे बच्चों? सेम। देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस। बच्चों अपने क्या बोला था? अगर अल्फा ओमेगा सेम डायरेक्शन में तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। और बच्चों इसी का अगर हम लोग अपोजिट बना दे, जैसा कि मानकर चलिए कि पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो इस तरह से वो रोटेट कर रहा है, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है अलोंग दिस सर्कल लाइक दिस, ऐसे। तो बच्चों इसके ओमेगा की डायरेक्शन हमने एंटी क्लॉकवाइज बना रखी है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको घुमाए तो थंब कहां आ रहा है? अपवर्ड। तो ये हो गई ओमेगा की डायरेक्शन। अब बच्चों एंटी क्लॉकवाइज से घूम रहा है, और मान लीजिए कि इसकी ओमेगा को चेंज करने के लिए मैंने टॉर्क लगा दिया, कैसा? क्लॉकवाइज। तो जिस डायरेक्शन में टॉर्क है उसी डायरेक्शन में अल्फा रहा होगा। तो बच्चों बताइए ओमेगा ऊपर है
और टॉर्क लगा दिया क्लॉकवाइज, तो टॉर्क अगर क्लॉकवाइज है तो थंब कहां जा रहा है, नीचे, यानी कि अल्फा की डायरेक्शन आ गई डाउनवर्ड्स। तो बच्चों जब ओमेगा और अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसको हम लोग एंगुलर रिटार्डेशन बोल सकते हैं। बिल्कुल सर। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, वही चीज लिखी है, इफ डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज अपोजिट देन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो बच्चों ये वही सारे केसेस थे जैसे हम लोग काइनेमैटिक्स में पढ़े, बस यहां पर ये सारी चीजें एंगुलर फॉर्म में आ गई हैं और जो भी वेक्टर्स वहां पे थे यहां पे वो एक्सियल वेक्टर आ गए हैं, उनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस हो गई है। तो सर जैसे अपन ने काइनेमैटिक्स में इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, क्या यहाँ पर भी कोई ऐसी इक्वेशंस होंगी? बिल्कुल सर, यहां पर वही इक्वेशंस होंगी, वैसा ही कैलकुलस मेथड होगा और ऑलमोस्ट अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चंस भी बहुत सिमिलर पैटर्न के हमको मिलेंगे, बस एंगुलर की फॉर्म में मिलेंगे। तो बच्चों बढ़ते हैं उन्हीं क्वेश्चंस की तरफ और सबसे पहली चीज क्या लिखी है उस पर बात करते हैं। तो बच्चों जैसा भी डिस्कशन हुआ उसी कैलकुलस वाले पार्ट को देख रहे हैं। याद करो अपन ने काइनेमैटिक्स में क्या सीखा था, x का डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो मिलेगा वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। उल्टे आ जाओ इंटीग्रेशन फॉर्म में तो चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन, यहाँ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करो तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और यहाँ पर उसका वापस इंटीग्रेशन करो तो अपने को चेंज इन पोजीशन मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अपनी ये बात तो सेम टू सेम काइनेमैटिक्स में करी थी। अब क्यों ना सर्कुलर मोशन भी ऐसा ही करते हैं, क्या यहाँ पर ये पोजीशन थी कन्वर्ट कर देता है एंगुलर पोजीशन में। डिफरेंशिएशन करा मिला वेलोसिटी, इसका डिफरेंशिएशन करा विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो मिल गया एंगुलर वेलोसिटी, और सिमिलरली यहां पर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करा मिला था एक्सेलरेशन, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करा विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो मिल गया एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बच्चों सिमिलरली आप देख सकते हैं कि काइनेमैटिक्स में जहां x था वहां सर्कुलर मोशन में थीटा, जहां v था वहां पर ओमेगा, और जहां था a वहां हो गया अल्फा। इसी तरह से बच्चों जब हम लोग रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हैं तो जब हम लोग एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करते थे विद टाइम तो हमें मिलती थी चेंज इन वेलोसिटी। इसी तरह से जब हम एंगुलर एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे विद टाइम तो हमें मिलेगा वहां पे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग वहां पर ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल भी कहते हैं। बिल्कुल। एंड सिमिलरली जब हम लोग वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते थे तो हमें डिस्प्लेसमेंट या कह सकते थे चेंज इन पोजीशन मिलता था। इसी तरह से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को अगर इंटीग्रेट कर दें विद टाइम तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, कौन सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग चेंज इन एंगुलर पोजीशन थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। और जैसा बच्चों अपने सीखा था कि भाई ओमेगा टी रिलेशन क्या है, तो याद करो काइनेमैटिक्स में ओमेगा का मतलब v था, इसका मतलब vt रिलेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, तो अपन क्या जानते थे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv by dt, यहां d ओमेगा बाय dt। तो बच्चों v की जगह लिख दिया ओमेगा और a की जगह लिख दिया अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू d ओमेगा बाय dt। और उसी तरह से बच्चों जब हमें क्वेश्चन में सिखाया जाता था कि v और x का रिलेशन है, तो बच्चों v और x के रिलेशन के लिए हम लोग एक्सेलरेशन क्या लिखते थे, v dv by dx। बिल्कुल। इस बार बच्चों v और x को रिप्लेस कर देते हैं ओमेगा और थीटा से, तो वही चीज लिखी है कि वहां vx होता था, यहां ओमेगा और थीटा रिलेशन है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, वहां a होता था v dv by dx, तो यहां v की जगह ओमेगा और x की जगह क्या हो गया, थीटा, तो अल्फा हो गया ओमेगा d ओमेगा बाय d थीटा। बच्चों सिमिलरली जैसे वहां पर अपन ने देखा था कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते थे। सिमिलरली यहां पर जब अल्फा कांस्टेंट होगा, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तभी आप इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हो। तो जैसे वहां पर पहली इक्वेशन थी बच्चों, उसके साथ कंपेयर करते जाते हैं। पहली इक्वेशन थी वहां पर v इक्वल्स टू u प्लस at, तो v को अपन ने रिप्लेस करा ओमेगा से, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और u है अपना ओमेगा नॉट दैट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, a हो गया अपना अल्फा और t एज t। बिल्कुल। दूसरी इक्वेशन थी बच्चों s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो कंपैरिजन कर लीजिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। बच्चों वहां पर s की जगह यहां आ गया है थीटा, इनिशियल वेलोसिटी की जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। बिल्कुल। और नेक्स्ट बच्चों थर्ड इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v की जगह फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, u की जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, a की जगह अल्फा एंड s की जगह थीटा। अब बच्चों याद कीजिए जब हम लोगों ने काइनेमैटिक्स डिस्कस की थी तो वहां पर एक पॉइंट बताया गया था कि अगर वहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है
बाकी दूसरे पैरामीटर्स गिवन है, तो भी हम लोग एक इक्वेशन यूज कर रहे थे, दैट इज s इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू इंटू टी। ये कब अप्लाई करना था हमें? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पर उसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो बिना वैल्यू निकाले भी हम लोग इस इक्वेशन से अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे थे, जिसको हमने डिराइव्ड इक्वेशन नाम दिया था। बिल्कुल सर। तो बच्चों इसी को यहां पर यूज करेंगे इस फॉर्म में। ये कब अप्लाई करना है? जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और उस इक्वेशन को अगर मॉडिफाई करें तो s की जगह आ गया थीटा, u की जगह ओमेगा नॉट, v की जगह ओमेगा और टाइम एज इट इज। बिल्कुल सर। नेक्स्ट था, याद करो लास्ट 1 सेकंड में या nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, उसको कहते थे अपन s nth। तो याद करें बच्चों, s nth का फॉर्मूला क्या था? विच इज u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1। बच्चों ये n वो सेकंड था जिसका लास्ट इंटरवल या लास्ट 1 सेकंड पे अपने को डिस्प्लेसमेंट चेक करना होता था। तो बच्चों सिमिलरली अगर यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेक करना हो nth सेकंड पर, तो अपन ने वापस s के लिख दिया थीटा nth और u की जगह ओमेगा नॉट, दैट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, a की जगह अल्फा और n की जगह n ही है बच्चों। वही n जैसे अगर हमको दिया है 5th सेकंड में कैलकुलेशन करो तो n की जगह 5, 7th सेकंड में करो तो n की जगह 7, इस तरह से हमको अप्लाई कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, ये था पूरा काइनेमैटिक्स जो हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के लिए डिस्कस किया। अब हम लोग बढ़ते हैं इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे है। बिल्कुल सर। Question is, a particle travels on a circular path with constant angular speed 2 radian per second. Then find the time required to travel 1/3 part of circumference. बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप नोटिस कीजिए, ओमेगा जो दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड वो कांस्टेंट दिया है। तो जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी तो एक्सेलरेशन 0 कहलाता था, ऐसे ही यहां पे अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। बिल्कुल सर। बच्चों जब एक्सेलरेशन 0 होता था तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, और उसी तरह से जब यहां पे अल्फा 0 है तो हम यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब टाइम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम क्या होगा? थीटा अपॉन ओमेगा। बिल्कुल। वहां पर ये टी क्या होता था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर यही वैल्यू एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में दिया है कि 2 से ये मूव कर रहा है, आई मीन ओमेगा की वैल्यू हमें 2 दी गई है। बिल्कुल। पर हमें यहाँ पे थीटा गिवन नहीं है, पर थीटा के लिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये सर्कमफेरेंस का 1/3 कितने टाइम में ट्रेवल कर लेगा। तो बच्चों जब एक रिवॉल्यूशन पूरा होता है, तो जो वो सर्कमफेरेंस पूरी कवर करता है, उस सर्कमफेरेंस को कवर करते टाइम एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर कर लेता है? 2 पाई रेडियन। बिल्कुल। तो बच्चों 2 पाई रेडियन अगर एक रिवॉल्यूशन में है तो यहां पर 1/3 में कितना होगा? 2 पाई बाई 3। तो बच्चों थीटा की वैल्यू हो गई 2 पाई बाई 3। तो यहां 2 से 2 कैंसिल, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाई 3 सेकेंड। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ व्हील इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड 2 रेडियन पर सेकेंड। तो बच्चों एक काम करते हैं, जो गिवन है उसको लिखते जाते हैं। अपने को यहां पर दे रखा है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट बच्चों, इफ इट इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, बच्चों अल्फा इस बार कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं अपन, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। Then find angular velocity after 10 seconds. Second, number of revolution completed in 10 seconds. अब बच्चों सबसे पहले पूछा है एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, इसका आपको ओमेगा ढूंढना है। और बच्चों आपको ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल ओमेगा आपको दे रखा है, इसका ये होगा ओमेगा नॉट। अब बच्चों ओमेगा ढूंढना है तो याद करिए ओमेगा नॉट है, अल्फा है, ओमेगा ढूंढना टी है, तो फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल सर फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो 10 सेकंड तो लिख सकता हूं ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। बच्चों ओमेगा नॉट की वैल्यू 2, अल्फा की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 10। 10 into 2 20 प्लस 2 22 रेडियन पर सेकेंड। ये उसका फाइनल ओमेगा आ गया जहां से आपसे पूछा गया है। सेकंड पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 10 सेकंड। बच्चों वापस ओमेगा नॉट अल्फा और टी सेम है, तो बच्चों आपसे थीटा पूछा गया है। अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब है तो सबसे पहले अपन एंगल निकालते हैं और फिर एंगल को कन्वर्ट करेंगे अपन रेवोल्यूशंस के फॉर्म में। बच्चों याद करो सबने कहा था एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन कवर होता है, तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कितना एंगल कवर हुआ। तो थीटा सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बच्चों ओमेगा नॉट 2, टी की वैल्यू 10, अल्फा की वैल्यू अगेन 2 एंड टी की वैल्यू 10 का स्क्वायर। बच्चों यहां से आया 20, ये 2 से 2 कैंसिल, 10 का स्क्वायर 100। बच्चों ये हो गया 120 रेडियन।
पर आपसे पूछे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने होंगे, तो अगर मुझे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ढूंढना है तो उसको 2 पाई से डिवाइड कर देना। बिल्कुल सर, बिकॉज एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 120 अपॉन 2 पाई which is equals to I can say 60 by pi revolutions. ये अपना आंसर है। Students, our next question is the angular velocity of particle is given as omega is equal to theta square minus 12 theta. Then find angular acceleration at theta equal to 1 radian. बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में जो डिस्कशन वाली है, यहाँ पे हमें जो ओमेगा दिया है वो किसके साथ रिलेट करके दिया है? थीटा के। तो बच्चों जैसे v और x का रिलेशन होता था वैसे ही यहाँ पे ओमेगा और थीटा का रिलेशन। बिल्कुल सर। और v और x से एक्सेलरेशन निकलता था v dv by dx से, तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? ओमेगा d ओमेगा बाय d थीटा से। तो बच्चों वही सिंपल क्वेश्चन है, बस एंगुलर फॉर्मेट आ गया है। तो बच्चों ओमेगा की वैल्यू हमें दी गई है थीटा स्क्वायर माइनस 12 थीटा। एक बार तो इसको बाहर रखना है और अगली बार इसी को हमें डिफरेंशिएट कर देना है थीटा स्क्वायर माइनस 12 थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों कर दीजिए डिफरेंशिएशन, ये हो गया थीटा स्क्वायर माइनस 12 थीटा, ये बाहर है। थीटा स्क्वायर का थीटा के रिस्पेक्ट में 2 थीटा और 12 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस 12 हो गया। बिल्कुल। तो बच्चों या तो हम लोग यहां से डायरेक्टली थीटा की वैल्यू 1 रख के सॉल्व कर सकते हैं या फिर ब्रैकेट ओपन करके भी इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, चॉइस अपनी है। तो बच्चों सिंपल वही रहेगा कि अपन थीटा की वैल्यू डायरेक्टली प्लेस कर देते हैं। तो हमसे पूछा गया एट थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, तो अल्फा इज इक्वल टू बच्चों ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1, इसी तरह से ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस 12। बच्चों सिंप्लीफाई कीजिए, 1 माइनस 12 कितना बचेगा? माइनस 11। तो यहां पर हमने लिख दिया सबसे पहले माइनस 11। उसके बाद बच्चों ये 2 माइनस 12 तो कितना बचेगा? माइनस 10। माइनस का 10 और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 110। तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 110 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन हमसे पूछा है। तो बच्चों ये थीटा इक्वल टू 1 पे आया है, थीटा इक्वल टू 2, 3, 4 किसी पे भी निकालना हो तो बस थीटा की वैल्यू रखिए और आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सर। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन अल्फा पार्टिकल्स एंटर्स इन अ नैरो ट्यूब विद एंगुलर स्पीड 1000 रेडियन पर सेकंड and comes out of the tube with angular speed 9000 रेडियन पर सेकंड। बच्चों यहाँ पर दो एंगुलर स्पीड है, इसका मतलब एक इनिशियल है और एक फाइनल है। हाथों हाथ उसकी वैल्यू रख देते हैं। इनिशियल ओमेगा नॉट आपको दे रखा है 1000 रेडियन पर सेकंड एंड जब वो ट्यूब से बाहर आ गया तो हो गया 9000 रेडियन पर सेकंड। If the tube is in the form of circular arc and subtend an angle of 2 radian at the center, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ट्यूब है, बहुत छोटी सी मान लेते हैं एक ट्यूब है और इसका जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये एंगल थीटा, ये 2 रेडियन के बराबर है। इसका मतलब अपने को इस ट्यूब की एंगुलर कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा पार्टिकल का वो दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू 2 रेडियन। तो बच्चों यहां पर मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल्स टू 2 रेडियन। नेक्स्ट एट सेंटर देन फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू ट्रेवल ट्यूब अंडर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका मतलब अल्फा यहां पर कांस्टेंट है और टाइम हमें कैलकुलेट। बिल्कुल सर। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो इसका मतलब अपन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। अब बच्चा इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन के अंदर अपन यूज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? सर अल्फा गिवन नहीं है तो क्या अल्फा निकालें या बिना अल्फा के भी कोई इक्वेशन लगा? नहीं सर, अपन एक ड्राइव्ड इक्वेशन यूज कर चुके हैं, अपन उसके थ्रू डायरेक्टली आंसर ला सकते हैं। तो बच्चों याद करो ड्राइव्ड इक्वेशन क्या थी? थीटा इक्वल्स टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट डिवाइड बाय 2 इनटू टी। बिल्कुल सर। अब बच्चों अपने पास बाकी सब कुछ है एक्सेप्ट टी, वही आपको ढूंढना है। तो लिख सकते हैं 2 इक्वल्स टू 1000 9000 पहले प्लस 1000 डिवाइड बाय 2 इनटू टी। बच्चों क्या ये बन गया 10,000 डिवाइड बाय 2 5,000। तो बच्चों 5,000 यहां बचा इनटू टी इक्वल्स टू 2 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं ऐसे टी इक्वल्स टू 2 अपॉन 5000 which can be written as 0.4 into 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड, या फिर हो सकता है ऑप्शन में ऐसा हो 0.4 मिली सेकेंड। बिल्कुल। तो बच्चों इस फॉर्म में आपके आंसर हो सकते हैं। Students, next question is a wheel starts rotating about its own axis. Starts rotating मतलब इसका ये हुआ कि इनिशियली वो रेस्ट पे था तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी उसकी कितनी थी? 0।
इट्स ओन एक्सिस विद एंगुलर एक्सेलरेशन, और वो भी कैसा? कांस्टेंट। तो हमें अल्फा की वैल्यू पता नहीं है, पर अल्फा हमें कैसा दे रखा है? कांस्टेंट। आगे लिखा हुआ है इफ इट कवर्स θ1 रेडियन इन फर्स्ट 10 सेकेंड एंड θ2 रेडियन इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2। बच्चों आई होप आपने इसको सॉल्व कर ही लिया होगा इस क्वेश्चन को पढ़ते ही, क्योंकि इस क्वेश्चन को सुनकर हमें एक लॉ याद आता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। बिल्कुल बच्चों याद कीजिए, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स जब हमने पढ़ा था तो क्या क्या शर्त थी? व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यहां भी है। मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहां भी है। बिल्कुल। फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यहां भी है। देन रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम इज 1:3:5। बिल्कुल। एंड सो ऑन। तो बच्चों यहां भी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, moves with constant angular acceleration and time intervals are equal each of 10 सेकेंड। तो अगर θ1 की वैल्यू θ है तो θ2 कितना होगा? 3 टाइम्स। θ3 होता तो वो कितना होता? 5 θ। मतलब यहां पे भी वो लॉ फॉलो करेगा। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को हमें कहीं से कहीं तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहां पर आंसर दे सकते हैं बिल्कुल सिमिलर कि अगर θ1 की वैल्यू हम लोग मान ले कितनी? θ, तो θ2 क्या होगा? 3θ1 विच इज इक्वल टू 3θ। और यही अपना आंसर भी है, और इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। बट हमने जो प्रॉपर्टीज अप्लाई की वो कैसे? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो 0, अल्फा कैसा है यहां पर? कांस्टेंट, एंड इक्वल टाइम। हाँ, टाइम इंटरवल जो हमें दिए हैं वो कैसे दिए गए हैं? इक्वल। तो हमने जो लॉ अप्लाई किया है बच्चों वो कौन सा किया है? गैलीलियोज लॉ, जैसा हमने पढ़ा था गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहां पर आंसर दिया है। बिल्कुल सर, ठीक है। तो ये लॉ आप बच्चों यहां पर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ π/4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस √2 मीटर। बच्चों क्या क्या गिवन है वो लिख देते हैं। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ओमेगा नॉट 0, alpha constant angular acceleration that is π/4 and radius is equals to √2 meter. Then find magnitude of average velocity of particle when it completes quarter circle. बच्चों क्वार्टर सर्कल का मतलब है 1/4 सर्कल। अब बच्चों 1/4 सर्कल से सोचकर मन में क्या क्या ख्याल आते हैं? एक सर्कल में 360 डिग्री, 1/4 में 90 डिग्री। इसका मतलब यहां से आप एंगल भी निकाल सकते हो। थीटा, बिल्कुल। और थीटा की वैल्यू क्या होगी? π/2। 90 डिग्री बोल देते हैं, या फिर उसको लिख देते हैं रेडियन के फॉर्म में π/2, बिकॉज अपने को थीटा रेडियन के फॉर्म में रिक्वायर्ड होता है फॉर्मूलेस के अंदर। अब बच्चों अपने को क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सर यहाँ तो ये एवरेज वेलोसिटी मतलब लीनियर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर। मतलब हमें सबसे पहले इसमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा और हाँ, टाइम ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज, यहाँ पर कहीं पर एंगुलर नहीं लिखा हुआ। अगर एंगुलर नहीं लिखा हुआ तो याद करो अपने काइनेमेटिक्स पे ही जाना है। अगर काइनेमेटिक्स पे जाना है तो वापस एक बार डायग्राम की बात कर लेते हैं। बच्चों यहां पर पार्टिकल मान लेते हैं इनिशियली ए पर था, फाइनली बी पे आ गया। तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर करा, मैं बात कर रहा हूं काइनेमेटिक्स वाला डिस्प्लेसमेंट, तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो स्ट्रेट लाइन हुआ ए से बी, ये वाला हुआ। पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो तो ये एंगल है। तो बच्चों अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, ये रेडियस आर, ये रेडियस भी आर। क्या विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये 90 डिग्री है तो क्या ये डायरेक्टली √2r आ जाएगा और r की वैल्यू √2 बिल्कुल सर। तो क्या यहां से √2r इज आर डिस्प्लेसमेंट। और बच्चों अपन यहां लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू √2r एंड r की वैल्यू अगेन √2, तो √2 into √2, यस सर, दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब बच्चों अपने को यहां पर वेलोसिटी बोला, एवरेज वेलोसिटी, मतलब टाइम भी चाहिए। अब बच्चों टाइम कितना लगा उसके बारे में बात कर रहे हैं कि टाइम कितना लगा होगा यहां पर। तो एक चीज बताओ, ये एंगल कितना था? π/2। तो π/2 एंगल कवर करा कितने टाइम में, वही टाइम अपने को मिल जाए तो वही यहां पर काम आ जाएगा। उसके लिए आपको ओमेगा नॉट 0, अल्फा दे रखा है और साथ ही थीटा है, तो क्या अपन यहां पर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल सर। तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बच्चों इसकी वैल्यू तो हो गई 0। अब बच्चों थीटा कितना है? π/2 which is equals to half alpha is π/4 into t square। बिल्कुल सही। बच्चों ये t वही है जो पार्टिकल जब a था और a से b जाने में उसको इस पाथ पे लगा, वही टाइम अपने से पूछा गया है। तो यहां पर 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। क्या ये बच्चों 4 ऊपर चल जाएगा तो t स्क्वायर 4 के बराबर। बिल्कुल सर। तो यहां पर t स्क्वायर 4 के बराबर हो गया
और t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। अब बच्चों अपने को t भी मिल गया, अपने को डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो अपन लिख सकते हैं यहां पर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर अपॉन टाइम, बिल्कुल सर, 2/2 which is equals to 1 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों ये इसकी एवरेज वेलोसिटी। ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर सबसे अच्छी बात थी यहां पर एंगुलर वर्ड नहीं, यहां पर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी।